नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है इनकम अंडर द हेड सैलरी। और आपका ये चैप्टर 4 से जुड़ा हुआ तीसरा क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 2 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। देखिए, पहली क्लास के अंदर ही मैंने आपको क्लियर किया था कि सर, जब भी आप लोग यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात करेंगे, जब भी आप लोग सैलरी को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो सैलरी के मल्टीपल कंपोनेंट हैं, जिनको हमें काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना होगा। हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट को देखा भी था। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट आपका बेसिक सैलरी रहता है, जिसको आप लोग बेसिक पे के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कंपोनेंट आपके अलाउंसेस रहेंगे। तीसरा कंपोनेंट आपका परक्यूस्टेज रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि सैलरी के केवल 3 कंपोनेंट रहेंगे, सैलरी के मल्टीपल कंपोनेंट है। इनके अलावा भी और भी कंपोनेंट रहेंगे, जिनको हम लोग आज की क्लास के अंदर काफी डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास के एजेंडे को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात सैलरी की करते हैं, तो मैंने बताया सैलरी के मल्टीपल कंपोनेंट रहेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है सर? आपका बेसिक सैलरी है। देखिए, बेसिक सैलरी हम लोगों ने पढ़ा। बेसिक सैलरी का मतलब जो आपका टोटल सैलरी होता है, उस टोटल सैलरी के अंदर आपको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन देखने को मिलता है, जो किस टाइटल से होता है सर? बेसिक सैलरी के नाम से होता है। और बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके अवेलेबल हैं। एक को आप लोग ग्रेड सिस्टम के नाम से जानते हैं, एक को आप लोग ड्यू सैलरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोनों मेथड्स को हम लोगों ने क्लास नंबर 2 के अंदर अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और सैलरी के जितने भी बचे हुए कंपोनेंट है ना, उनको एक बार बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो कंपोनेंट रहेगा सर, उसको आप लोग अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल में और काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट रहेगा, उसको आप लोग परक्यूस्टेज के नाम से जानते हैं। चौथा कंपोनेंट रहेगा रिटायरमेंट बेनिफिट का, और पांचवा कंपोनेंट रहेगा सर, सैलरी के अंदर टोटल 3 तरीके के डिडक्शन आपको देखने को मिलते हैं। उन डिडक्शन को भी हम लोग 1 बाय 1 करके यहां पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको आज की क्लास के अंदर अलाउंसेस पर फोकस करना है। अलाउंसेस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कितने तरीके के अलाउंसेस होते हैं, और एग्जैक्टली अलाउंसेस को इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सैलरी जो कैलकुलेशन के टाइम पे किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से वापरा जाता है। उससे पहले बुनियादी तौर पे आपको यह समझना होगा, अलाउंसेस और परक्यूस्टेज के अंदर बुनियादी तौर पे आपको एक फाइन लाइन देखने को मिलता है। दोनों के अंदर बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले समझते हैं अलाउंसेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोग बात अलाउंसेस की करते हैं, तो अलाउंसेस का मतलब होता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन एडिशन ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के साथ साथ आपका एम्प्लॉयर जो भी आपको एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, उनको आप लोग क्या बोलोगे? उनको अलाउंसेस बोलोगे। और ये जो आपके बेनिफिट आपको दिए जाते हैं, ये मॉनेटरी टर्म में दिए जाएंगे, माने इनका पैसा आपको बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा एक ये भी होता है सर, बेसिक सैलरी के एडिशन में ना आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पैसा उनके बदले में नहीं दिया जाएगा। उनको आप लोग क्या बोलते हैं? परक्यूस्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस के बीच में और परक्यूस्टेज के बीच में क्या फर्क होता है, एक बार इसको पढ़ लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात परक्यूस्टेज की करते हैं, तो परक्यूस्टेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल जो आपके कंपोनेंट है वो देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, कई बार क्या होता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है, जिसको बेसिकली बिना वो रेंट का होता है, यानी कि उसको आपका ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर ओन करता है, या एम्प्लॉयर का कंपनी ओन करता है, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे बेसिकली रहने के लिए दिया जाता है, जिसको आप लोग यहाँ पे आरएफए बोलते हैं। आरएफए का मतलब होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, माने आपकी बेसिक सैलरी के अलावा आपका जो बेसिक पे है, उसके एडिशन में आपको डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया गया। अगर डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको आप लोग
परक्यूस्टिस के नाम से जानते हैं। कई बार इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को मोटर कार फैसिलिटी भी देता है। कई बार आपको इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन भी देखने को मिलता है, जो अमूमन इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको काफी बार कंसेशनल अकोमोडेशन भी देखने को मिलता है, और भी बथेरे सारे आपके परक्यूस्टिस रहेंगे जिनको हम लोग वन बाय वन करके इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास का एजेंडा यही है कि परक्यूस्टिस के बुनियादी तौर पे कुछ 3-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और आपको इस चीज का क्लैरिटी होना चाहिए कि सर परक्यूस्टिस का क्या मीनिंग होता है और अलाउंसेस का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो परक्यूस्टिस आपका तीसरा कंपोनेंट रहेगा। चौथा कंपोनेंट रहेगा सर रिटायरमेंट बेनिफिट। जब भी आपका इंप्लॉय रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको काफी सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे उसको पेंशन दिया जाता है, एक इकट्ठा अमाउंट भी दिया जाता है जिसको आप लोग ग्रेजुइटी के नाम से जानते हैं, आपका एक लीव इनकैशमेंट करके आपका बेसिकली बेनिफिट आपको दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करते हो तो आपका ग्रेजुइटी हो जाएगा, आपका पेंशन हो जाएगा, आपका लीव इनकैशमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपका पीएफ का पैसा होता है जिसको आप लोग प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ठीक है, तो पीएफ का भी पैसा है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है। इसके अलावा आपका वीआरएस आता है। वीआरएस का मतलब होता है जो भी पर्सन वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है उसके ऊपर उसको कंपनसेशन दिया जाता है, कंपनसेशन ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट जिनको हम लोग अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो डिडक्शन आप लोग देख रहे हैं ना, ये डिडक्शन केवल और केवल सैलरी का कंपोनेंट रहेगा। वैसे ओवरऑल आप लोग डिडक्शन पढ़ते हैं तो वो आपके एटीसी से एटीयू के अंदर आपको पढ़ने होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन एटीसी से एटीयू के अंदर आपको ऑल टाइप ऑफ द डिडक्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन सैलरी के अंदर हम लोग 3 तरीके के डिडक्शन लेके चलते हैं। सबसे पहला आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा, सेकंड आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रहेगा या आपका एंटरटेनमेंट डिडक्शन के नाम से भी इसको पढ़ाया जाता है, तीसरा आपका प्रोफेशनल टैक्स रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आपके 3 हैं डिडक्शन के पार्ट जिनको आपको पढ़ना है। तो ये अगर आप लोग टोटल कर लेते हैं, माने सैलरी की बात करते हैं, तो आज की क्लास में आपको क्लैरिटी हो गया होगा। सैलरी के टोटल 5 कंपोनेंट रहेंगे। बेसिक सैलरी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अलाउंसेस जो आज हम पढ़ेंगे, इसके आगे आपका परक्यूस्टिस आएगा। तो मैं आपको बता रहा था जब भी आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात करेंगे तो 5 ऐसे कंपोनेंट है जिनको हमें थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पढ़ना है। सबसे पहला कंपोनेंट आपका बेसिक सैलरी होता है जिसको हम लोग क्लास नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। दूसरा कंपोनेंट आपका अलाउंसेस रहेगा जिसको आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरा कंपोनेंट आपका परक्यूस्टिस करके रहेगा। चौथा कंपोनेंट आपका रिटायरमेंट बेनिफिट होगा और पांचवा कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड्स आपका डिडक्शन रहेगा। अगर आप लोग इन पांचों कंपोनेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत हद तक सैलरी से जुड़े हुए तमाम न्यूमेरिकल्स को आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, आज की क्लास के अंदर मैंने बता दिया हम लोग अलाउंसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुद्दा यही आता है कि सर इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या रहेगी। माने अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अलाउंसेस को कैसे डिफाइन करना। देखिए डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, ये आपके ऐसे फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट होता है, या आप लोग कहेंगे ये आपका वो फिक्स्ड अमाउंट होता है मनी का जो बेसिकली आपका टैक्स जो आपका इंप्लॉयर है आपके इंप्लॉय को प्रोवाइड करता है इन एडिशन ऑफ द बेसिक सैलरी, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को बेसिकली मीट कर सके, वो बेसिकली किसी एक ड्यूटी को कंपनसेट कर सके, या फिर इसके अलावा आप लोग कह सकते हो कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो रहती है ना उसको बेसिकली फुलफिल कर सके। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे जब भी आप लोग अलाउंसेस की बात करते हैं ना तो अलाउंसेस का मतलब होता है ये अपने आप में आपका एक फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट होता है जो कौन पे करता है, इंप्लॉयर पे करता है अपने इंप्लॉयज को इन एडिशन टू द बेसिक सैलरी। ध्यान दीजिएगा ये आपके बेसिक सैलरी के एडिशन में आपको दिया जाएगा, यानी कि आपके इंप्लॉय को दिया जाएगा। अब ये किस लिए दिया जाता है, कुछ एक स्पेसिफिक एक्सपेंस को ताकि वो मीट कर सके, या आप किसी एक पर्टिकुलर ड्यूटी को कंपनसेट किया जा सके, या फिर आप लोग कह सकते हो कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और आप लोग कह सकते हो कोई पर्सनल नीड भी हो सकता है। ठीक है, अब रीजन कोई भी XYZ हो, आप लोग ध्यान दीजिएगा आपको एक फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पे किया जाता है। आपको मतलब एक इंप्लॉय को इंप्लॉयर के द्वारा एक फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पे किया जाता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका बेसिकली अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं अलाउंसेस आर जर्नली टैक्सेबल। ध्यान दीजिएगा आपके अलाउंसेस क्या होते हैं, जर्नली टैक्सेबल होते हैं अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड अंडर द सेक्शन 10। ध्यान दीजिएगा
दीजिएगा सेक्शन 10 के अंदर कुछ ऐसे अलाउंसेस हम लोग पढ़ते हैं जिनको माय डियर फ्रेंड्स एग्जम्प्ट रखा गया है। तो मोटा मोटा अगर आप लोग ध्यान देंगे सेक्शन 10 के अंदर जिनको एग्जम्प्ट रखा गया है वो एग्जम्प्ट रहेंगे जर्नल सेंस में। अगर आप लोग बात करते हैं तो जितने भी आप लोग अलाउंसेस की बात करेंगे ना तो वो अलाउंसेस आपके क्या रहने वाले हैं सर, टैक्सेबल रहने वाले हैं। समझ में आया? वैसे अगर आप लोग अलाउंसेस की बात ही कर रहे हैं तो हमारे पास जितने भी अलाउंस रहेंगे उनको हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करने वाले हैं। कुछ ऐसे अलाउंस रहेंगे जो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, कुछ ऐसे अलाउंस रहेंगे जो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेंगे, और कुछ ऐसे अलाउंस रहेंगे जहां पे कुछ आपको एक सर्टेन लिमिट देखने को मिलेगा जो आपका एग्जम्प्ट रहेगा, उससे ऊपर अगर आपका अलाउंस जाता है तो वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अलाउंस की जो 3 कैटेगरी मैंने बताई, तीनों कैटेगरी मैंने क्या क्या बताई है सर? सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं सर, अलाउंस के अंदर ना आपका पहला कैटेगरी क्या होता है जिसको आप लोग फुल्ली टैक्सेबल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी क्या रहेगा सर? पार्शियली टैक्सेबल या पार्शियली एग्जम्प्ट रहेगा, और तीसरा कैटेगरी क्या होगा जिसको आप लोग फुल्ली एग्जम्प्ट के नाम से जानते हैं, या जो आपका बेसिकली अलाउंस फुल्ली एग्जम्प्ट होता है जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, वो आपका तीसरी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस को एक बार डिकोड कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो सके कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे अलाउंसेज हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने क्या लिखा हुआ है सर, आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेज लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या आता है, अगर आप लोग डेली की बात करते हैं या फिर जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए, और आप 2 कैटेगरी लेकर के चलेंगे, जितने भी आपके एमपीज है और जितने भी एमएलएज है, ठीक है, उनको जितने भी डेली या कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिलते हैं अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 17, ये आपको याद रखना। ठीक है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? अंडर द 10 सबसेक्शन 17 के अकॉर्डिंग जो आपके एमपी एमएलएज को जो भी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेंगे, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं होंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं, कोई भी आपका हाई कोर्ट का या तो सुप्रीम कोर्ट का जज अगर होता है और उसको अगर कोई भी अलाउंसेस रिसीव होता है तो ध्यान दीजिएगा उसका जो आपका अलाउंस है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। माने सबसे पहले हमने एमपी एमएलएस की बात की, एमपी एमएलएस को अगर कोई भी डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 तो वो आपका फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है और उसको कोई भी अलाउंस अगर प्रोवाइड किया जाता है तो वो अलाउंस आपका क्या रहेगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी यहां पे रहेगी आपके अलाउंसेस रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेंडरिंग द सर्विसेज आउटसाइड द इंडिया। जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कहीं ना कहीं किसी सर्विस को रेंडर कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, जैसे अगर आप लोग भारतीय दूतावास की बात करते हैं, एम्बिशन आपका जो आपका दूतावास होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एम्बेसी। ठीक है, एम्बेसी जो होता है ना, वहां पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और उनको जो अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो तमाम अलाउंसेस फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, माने वो आपके टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं होते हैं। इस बात को आपको याद कर लेना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके अलाउंस है उनको 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया। फुल्ली एग्जम्प्ट वाला पहला कैटेगरी है जहां पे हम लोगों ने 3 अलाउंसेस की चर्चा की है। सबसे पहले एमपी एमएलएस को जो भी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 तो वो आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं अगर उनको कोई अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेंगे। अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जो रेंडरिंग करता है सर्विसेज को आउटसाइड द इंडिया अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 तो उसको जो अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्या रहने वाले हैं, फुल्ली एग्जम्प्टेड रहने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों में से कोई भी अलाउंसेस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिखता है तो इनको एग्जम्प्ट कर देना है, टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं बनाना है, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। समझ में आया? तो ये आपका पहला कैटेगरी था। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इस चीज का आपको क्लैरिटी मिला होगा, समझ में आया होगा पहली कैटेगरी का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी रहेगी जिसको हम लोग ये पढ़ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो फुल्ली आपका टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर आपको फुल ऑफ टैक्स देना है, इस अलाउंसेस को आप लोग क्या बोलोगे, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस बोलोगे। अब फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस
अलाउंसेस के अंदर सबसे पहले आपका डीए आता है। डीए का मतलब होता है जिसको आप लोग डियरेंस अलाउंस बोलते हैं। तो डियरेंस अलाउंस आपके बेसिक पे के ऊपर डिसाइड किया जाता है। तो डियरेंस अलाउंस का याद रखना है, आपका 100% टैक्सेबल होगा, वो आपकी सैलरी का भी हिस्सा होगा, टैक्सेबल सैलरी का भी हिस्सा होगा, और उसको कंप्यूट भी करना, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई भी इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अगर आपको कोई सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, ध्यान दीजिएगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो अगर आपको कोई मिलता है तो वो भी क्या रहेगा, इसको आप लोग सीसीए के नाम से जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा सीसीए, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। तो ये आपका बेसिकली फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेडिकल अलाउंस मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर इसके अलावा कोई भी लंच, टिफिन या रिफ्रेशमेंट अलाउंस आपको मिलता है तो वो भी आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ये आपको याद करना है। आपको जो 18 नंबर का सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा, वहां पे अगर एक भी आपका पॉइंट छूट गया और फाइनल आंसर गलत आ गया तो समझो आपके 18 नंबर गए। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, ये कुछ थोड़े थोड़े पॉइंटर्स इनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ताकि आप लोग हर एक पॉइंट को रिफाइन करके ना फाइनल आंसर को बिल्कुल सही तरीके से एक तरीके से फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले डीए हो गया, डियरेंस अलाउंस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, सीसीए जिसको आप लोग सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस की बात करते हैं, मेडिकल अलाउंसेस की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग लंच, टिफिन या रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस की बात कर लीजिए, फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। अगर आप लोग ओवर टाइम करते हैं तो अगर आपका ओवर टाइम अलाउंस है तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। सर्वेंट अलाउंस भी आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अगर आप लोग वार्डन अलाउंस की बात करते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की बात करते हैं, तो ये तमाम अलाउंस आपके क्या रहेंगे, फुल्ली टैक्सेबल रहने वाले हैं। समझ में आया। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है या प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है, एटसेट्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब काफी सारे और भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस और आपके जितने भी पीवाईक्यूज आपकी यूनिवर्सिटी करिकुलम के हिसाब से अवेलेबल है, उनको एनालिसिस करने के बाद मैंने आपकी ये लिस्ट तैयार की है, जहां पे आपको एक एक वो अलाउंस देखने को मिलेगा जो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर रिपीट होता है। 1% चांसेस है जहां पे आपको कोई थोड़ा थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर देखने को मिले, बाकी 99% ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो भी लिस्ट मैंने आपको दे दी है ना, उससे बाहर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस रहेंगे, जिनको आपको एक बार गो थ्रो कर लेना है, पढ़ लेना है। अब हमने दो चीजें कवर कर ली, अलाउंस का मीनिंग कवर कर लिया, अलाउंस की पहली कैटेगरी जो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगी वो पढ़ ली, दूसरी कैटेगरी क्या रहेगी, जो फुल्ली जिसको आप लोग टैक्सेबल कहते हैं वो रहेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो तीसरी कैटेगरी बनेगी ना, वो थोड़ी सी स्पेशल कैटेगरी है। इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, पार्शियली टैक्सेबल या तो पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस, ठीक है। यानी कि या तो आपका कुछ हिस्सा इसका बेसिकली टैक्सेबल होगा, या दूसरे शब्दों में आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा, ठीक है। या तो टैक्सेबल होगा या तो एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे पार्शियली टैक्सेबल या पार्शियली एग्जम्प्टेड जो अलाउंसेस हैं, उनको हम लोगों ने तीन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले वो अलाउंसेस रहेंगे जो ऑफिशियल अलाउंस हैं, उसके बाद आपके स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंस रहेंगे, इसके अलावा आपके स्पेशल अलाउंस रहेंगे। समझ में आया। तो कितनी कैटेगरी बन गई, आगे फर्दर तीन कैटेगरी बन गई हैं। एक क्या है, ऑफिशियल अलाउंसेस की है, दूसरी स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंस है, उसके अलावा स्पेशल अलाउंस रहेंगे, ठीक है। अब वन बाय वन करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ऑफिशियल अलाउंस की बात करते हैं तो यहां पे आपको एग्जम्पशन तो देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली सोचिएगा, आपका एग्जम्पशन का रूल क्या कहता है। सर एग्जम्पशन का रूल कहता है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, यस एग्जम्पशन का रूल कहता है आपको लोअर लेके चलना है, कम लेके चलना है। जैसे आपको बेसिकली अलाउंस मिला, ठीक है, उस अलाउंस का जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है और आपने जो खत्म किया, यानी कि आपने जो स्पेंड किया है, आपने जो खर्च किया है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर अलाउंस का आपको 10,000 रुपया मिला और आपने उस पे 7,000 रुपया बेसिकली खर्च कर दिया, ठीक है। आपको कितना मिला, 10,000, खर्च कितना किया, 7,000। तो दोनों के अंदर जो लोअर होगा ना, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या चीजें आती है, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो पहला एग्जांपल है, अगर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलते हैं तो वहां पर आपको चेक करना है कितना पैसा आपको मिला और कितना पैसा आपने खर्च किया, दोनों के अंदर कम आपका जो कम अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो यहां पे भी सेम रूल काम करेगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई डेली अलाउंसेस मिलता है या डेली अलाउंस मिलता है, तो यहां पर भी सेम रूल काम करेगा। हेल्पर अलाउंस हो गया, एकेडमिक या रिसर्च अलाउंस हो गया, या आपका कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे अलाउंस
अलाउंस है जहां पर आपको लोअर पॉइंट को चेक करना है, लोअर अमाउंट को पकड़ करके चलना है, दो पॉइंट के बीच में जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है और जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है, समझ में आया? वो क्या हो जाएगा, जो भी इन दोनों में से लोअर रहेगा, कम रहेगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा हो जाएगा। समझ में आया? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो रहेगी स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंस की। ठीक है, किसकी रहेगी? स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंस की। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी सेम रूल काम करेगा, लोअर ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा क्या रहेंगे? अमाउंट स्पेसिफाइड। देखिए यहां पे अमाउंट आपका स्पेंड नहीं लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट स्पेसिफाइड, माने आपका एक स्पेसिफिक लिमिट डिसाइड किया गया है। ठीक है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप लोग गए ना, जितना ज्यादा आपका जाएगा वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स? पहला पॉइंट कहता है, अगर आप लोग बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर आपको एक बच्चे के ऊपर 100 रुपया प्रति महीने, माने 100 रुपीज पर मंथ का एग्जम्पशन देखने को मिलता है, और ये आप लोग बेनिफिट दो अपने चाइल्ड के लिए ले सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है आपको 100 पर मंथ पर चाइल्ड देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम कितना है आपका? 2 चाइल्ड के लिए रहेगा। मोटा मोटा कैलकुलेट करते हो तो आपका एक महीने का 2 चाइल्ड के लिए 200 रुपया हो जाएगा, एक साल का 12 दूनी 2400, माने जो भी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा ना, उस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर आपको 2400 माइनस करके जो भी बचेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आई मैंने क्या बात बताया? एक बच्चे के लिए यानी कि 100 रुपया पर मंथ का आपको एग्जम्पशन लिमिट दिया गया है, 2 बच्चों के लिए अलाउड है, माने एक महीने में आपका 200 हो गया। अब अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूनी 2400 हो जाएगा। 2400 रुपए का आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्ट रहेगा। 2400 से जितना भी ज्यादा आपको अलाउंस मिलता है ना, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड जो अलाउंस आपको देखने को मिलेगा वो आपका होटल एक्सपेंडिचर या होटल एक्सपेंस अलाउंस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ये भी 2 चाइल्ड के लिए अवेलेबल रहेगा, और एक महीने का आपको 300 रुपए बेसिकली एग्जम्पशन लिमिट देखने को मिलेगा। तो 300 दूनी 600 अगर आप लोग करेंगे तो एक महीने का 600, अगर आप लोग 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 छिका 7200, माने एक साल का होटल एक्सपेंस अलाउंस के अंदर आपको 7200 का यानी कि 7200 तक का एग्जम्प्ट लिमिट देखने को मिलता है। इससे ज्यादा अगर आपका होटल एक्सपेंस अलाउंस आपको मिलता है तो वो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 3200 रुपए पर मंथ ओनली इन द केस ऑफ द हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयड फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेजिडेंस टू द ऑफिस एंड बैक। ठीक है, यानी आपका कोई हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो आपके रेजिडेंस से ऑफिस जाता है, ऑफिस से रेजिडेंट वापस आता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको 3200 रुपया पर महीने का अलाउंस देखने को मिलता है। बाकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेस देन 5% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आएगा, होटल एक्सपेंस जो आपका अलाउंस है उससे रिलेटेड पॉइंट आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करके इन तमाम पॉइंट्स को आपको एक बार मेमोराइज कर लेना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ताकि बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग इनको डिफाइन कर पाए। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी क्या है? स्पेशल अलाउंस रहेगी, और स्पेशल अलाउंस का मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एम्प्लॉय हैं ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के, तो यहां पे आपको जो भी अलाउंस मिलेंगे ना, वहां पे आपको स्पेशल अलाउंस देखने को मिलेगा। एग्जम्पशन का मतलब क्या है? जो भी लोअर रहेगा, माने जो आपको अमाउंट मिला है उसका 70% निकाल लेना है, और पर महीना 10,000। ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट रहेगा वो क्या होगा सर? वो आपका बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग एचआरए की बात करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस की बात करेंगे ना, तो हाउस रेंट अलाउंस का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट मैं आगे जाके कवर करूंगा, अभी हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन होगा। मेरे को पूरा का पूरा एक लेक्चर लगेगा इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हालांकि अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे वहां पे इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी आपको बेसिकली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर आपके बेसिकली लेक्चर्स का जो नंबर है इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे
आपको तमाम पॉइंट्स का क्लैरिटी मिलता जाएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड इट्स ऑल अबाउट द अलाउंसेस। ये आपने क्या पढ़ा है, अलाउंसेस पढ़ा है, जहां पे 3 कैटेगरी हमारी बन गई है। पहली फुल्ली टैक्सेबल, दूसरी फुल्ली एग्जम्प्टेड, तीसरी पार्शियली टैक्सेबल या पार्शियली एग्जम्प्टेड, जहां पे 3 कैटेगरी है ऑफिशियल अलाउंस की। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंस की, इसके बाद आप लोग कहेंगे स्पेसिफिक या फिर स्पेशल अलाउंसेस के। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एग्जम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलाउंसेस अंडर द सेक्शन 115 BAC। माने ये अलाउंसेस का जो आपको बेसिकली एग्जम्पशन देखने को मिला है ना, ये आपका बेसिकली जो आप लोग ओल्ड रेजिमे और न्यू रेजिमे की बात करते हैं, तो न्यू रेजिमे माने आप लोग क्या कहेंगे, आपका जो अंडर द सेक्शन 115 BAC की बात करते हैं, अगर आपने ये वाला रेजिमे ऑप्ट किया है तो यहां पे आपको कोई भी एग्जम्पशन देखने को नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने कहीं ना कहीं आपका ओल्ड रेजिमे को ऑप्ट किया है तो वहां पे इन अलाउंसेस को बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो एग्जम्पशन लिमिट दिया गया ना स्पेसिफिकली, वो आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स आई होप कि इस चीज का क्लैरिटी मिला होगा, और ये वाला सेम चार्ट कहीं ना कहीं आपको अपने 10 ईयर के अंदर भी मिल जाएगा। बाकी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैं टैबलेट के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं साइड में हूं, आपको मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग इजीली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप लोग यहां पे बात करते हैं फीचर्स ऑफ द अलाउंस के। ठीक है, अलाउंस आपने पढ़ लिया, आपको क्लैरिटी हो गया, टाइप्स आपने पढ़ लिया, तो आप लोग इसके फीचर्स को बड़े प्यार से, बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अलाउंस को आपको बेसिकली कैश के अंदर पेड किया जाता है, मैंने बताया था मॉनेटरी टर्म में पे किया जाता है, किसी भी काइंड के अंदर इसको पे नहीं किया जाता है। और ये आपका सैलरी माने जो बेसिक सैलरी है उसके साथ इसको पे किया जाता है। अब ये क्यों पे किया जाता है, ताकि आपका इंप्लॉय किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस को मीट कर सके, या बेसिकली अगर आप लोग अपने इंप्लॉय को कंपनसेट करना चाहते हैं तो आप लोग उसको कंपनसेट करने के लिए भी आप लोग यहाँ पे अलाउंसेस देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से टैक्सेबिलिटी जो डिपेंड करती है इनकम टैक्स एक्ट 1900, अगर आप 1961 की बात करते हैं, 1961 की बात करते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं ना, उसके हिसाब से आपके बेसिकली क्या रहेंगे, टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेंगे। समझ में है? अब ये टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड एग्जम्पशन लिमिट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आगे जाके आपको और बेटर क्लैरिटी हो जाएगा, और आप लोग समझ पाएंगे जो जो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अलाउंस के अंदर मैंने अभी अभी आपको चार्ट के माध्यम से करवा दिया, तो अब आपको इसका क्लैरिटी हो जाएगा। सर पहला क्लासिफिकेशन क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, माने इनको आपको इंक्लूड करके चलना है इंप्लॉय की सैलरी के अंदर, जो टैक्सेबल सैलरी होता है। ठीक है, जैसे आपका डीए हो गया, डियरेंस अलाउंस मैंने बताया था, सीसीए माने सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया। इसके अलावा आप अगर आप लोग बात करते हैं सर्वेंट अलाउंस हो गया, लंच अलाउंस हो गया, प्रोजेक्ट अलाउंस हो गया, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस हो गया, वार्डन अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया। कुछ ऐसे अलाउंस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा, अगर आप लोग यहाँ पे पार्शियली एग्जम्प्टेड या पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस की बात करते हैं, तो ये आपके लिमिट बेस्ड यानी कि एक सर्टेन एग्जम्पशन आपको देखने को मिलता है, और बाकी अगर उससे ऊपर जाते हो तो आपको बेसिकली उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। जैसे आप लोग एचआरए की बात करते हो, हाउस रेंट अलाउंस के। ठीक है, तो मैंने बताया सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जम्पशन लिमिट हमने देखा, एक बच्चे के लिए 100 रुपया पर मंथ और 2 बच्चों को अलाउड किया गया है। होटल एक्सपेंडिचर अलाउंस के अंदर आपको 300 रुपया पर मंथ 2 बच्चों के लिए अलाउड किया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ स्पेसिफिक हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा भी अब हाँ, ये आपके कुछ बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस, जहां पे हमने एमपी और एमएलएस को जो भी सेक्शन 10 सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अलाउंस दिए जाते हैं उनको लेकर के चर्चा की। इसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो इन दोनों को जो भी आपके अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कोई सर्विस रेंडरिंग ऑफर करते हैं आउटसाइड द इंडिया, और अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जैसे दूतावास वगैरह हो गया, एम्बेसी वगैरह हो गया, तो वहां पे उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, इस चार्ट को बाई हार्ट करना है। इस चार्ट के अंदर जितनी भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की, इसको बाई हार्ट करना है। अगर आपने ये चार्ट को बाई हार्ट कर लिया तो मार्क माई वर्ड्स, कोई भी अलाउंस से जुड़ा हुआ आपका ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो पीछे छूट जाएगा, और कोई भी ऐसा आपको पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा अलाउंसेस से रिलेटेड
रिलेटेड जिसको आप लोग इजीली टैकल ना कर सके, जिसका ट्रीटमेंट ना कर सके। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूं कुछ क्वेश्चन आप सभी के सामने रखने की, ताकि आपको इस चीज का क्लैरिटी हो सके कि किस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं जो आपके अलाउंसेस के बेस्ड रहेगा, और यहाँ पे मैंने तमाम तरीके के अलाउंसेस को मिक्स करके इस क्वेश्चन को एक तरीके से बनाया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, सर आपको बेसिक सैलरी दिया गया है 10,000 रुपए पर मंथ का। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग कैलकुलेशन करते हैं सैलरी का, एनुअली करते हैं, माने पर ईयर का करते हैं। अगर आपको मंथली सैलरी गिवन है तो आप लोग उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का सैलरी बड़े प्यार से, बड़े आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग डीए की बात करते हैं तो डियरेंस अलाउंस है वो आपके बेसिक सैलरी के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर नहीं भी लिखा है तो आपको याद रखना है, अगर जो आपका बेसिक पे है ना उसका ही परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज आपका डियरेंस अलाउंस होता है। तो यहां पे जो आपकी पूरी सैलरी बनेगी एक साल की, याद रखिएगा उसका 20% क्या होगा, सर आपका डियरेंस अलाउंस होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको याद होगा, ये आपका जो सर्टेन एग्जम्पशन वाले जो अलाउंसेस है उनकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपको 500 रुपया पर मंथ आपको अलाउंस देखने को मिलता है, और 4 चिल्ड्रन के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है जिसका ट्रीटमेंट हमें करना है। इसके अलावा होटल एक्सपेंडिचर अलाउंस आपको देखने को मिलता है, 1,000 रुपया पर मंथ है, और 4 चिल्ड्रन के लिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, होस्टल, सॉरी होटल नहीं, होस्टल। ठीक है, अब इसके अलावा सीसी आपको देखने को मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जो आपका बेसिकली 2,000 रुपया पर मंथ आपको देखने को मिल रहा है। न्यूज़पेपर अलाउंस की बात करते हैं तो 200 रुपया पर मंथ है। यूनिफॉर्म अलाउंस की बात करते हैं तो 10,000 रुपया आपको दिया जाता है, जिसमें से एम्प्लॉय ने 6800 रुपया खर्च किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करते हैं, ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर है तो 10,000 रुपया उसको दिया जाता है, और उसने कितना खर्च किया है, सर 8,000 रुपया खर्च किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बुनियादी तौर पे अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, सर हमारा सैलरी का रहेगा। तो मेरे को 1 ईयर का सैलरी कैलकुलेट करना होगा। अगर आप लोग सबसे पहले अगर आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ द बेसिक सैलरी करते, माने अगर आप लोग बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करते हैं तो एक महीने का 10,000 रुपया है, 12 महीने का साल होता है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। याद दीजिएगा, याद रखिएगा, ये आपका बेसिक सैलरी बन गया है। इस टोटल ईयरली बेसिक, एनुअल बेसिक सैलरी के ऊपर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स डियरेंस अलाउंस को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, जो आपका डियरेंस अलाउंस दिया है, जो भी आपका डीए दिया है वो 20% रहने वाला है आपकी बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी 10,000 नहीं है, वो मंथली है, पूरी साल का पकड़ करके चलेंगे 1,20,000, और 1,20,000 का 10% 12,000 होता है, 20% 24,000 होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, डियरेंस अलाउंस कितना हो गया, तो सर आपका 20% अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो 24,000 हो गया। ठीक है, अब दो कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिए, बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर लिया, डियरेंस अलाउंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलाउंसेस को लेकर के। अलाउंसेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के अलाउंस हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते हैं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, 500 रुपया एक महीने का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया गया है, और 4 बच्चों के लिए है, और 12 महीने का अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए 5,000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना रिसीव हुआ है, 24,000 रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जो आपका सीईए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो आपका सर्टेन लिमिट बेस्ड एग्जम्पशन वाला केस है, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते हैं तो एक बच्चे के लिए 100 रुपए का आपको एग्जम्पशन लिमिट देखने को मिलता है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउड है, माने 200 रुपया पर मंथ का। साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 12 दूनी 24, माने 2,400 रुपया का एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर ये जो अमाउंट है ना 24,000 रुपया, इसके अंदर से अगर आप लोग 2,400 माने अगर आप लोग 2400 माइनस कर देते हैं एग्जम्पशन वाला, तो जो आपका बच जाएगा ना वो क्या होगा, वो आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एग्जम्पशन की बात करते हैं तो 2400 रुपया कैसे आया है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर लिखा हुआ है, एग्जम्पशन क्या होता है, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड देखने को मिलता है, और ये मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए अलाउड होता है। तो 100 को अगर आप लोग 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 चाइल्ड के लिए निकालना चाहोगे तो सर आपका 2,400 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग 24,000 के अंदर से 2,400 को माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है, आपको 21,600 का
आपका अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो सर ये आपका अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा, समझ में आया। अब इसी तरीके से सेकंड कंपोनेंट की बात करते हो तो आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हमने पढ़ा था 300 रुपया एक बच्चे के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, माने आपका 600 रुपया पर मंथ का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7200 आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको कैलकुलेट करते तो क्वेश्चन कहता है 1000 रुपया मिल रहा है आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, और कितने बच्चों के लिए मिल रहा है, 4 बच्चों के लिए। कितने महीने का कैलकुलेट करना है, ईयरली 12 महीने का कैलकुलेट करना है, 48,000 हो गया है। एग्जम्पशन कितना रहेगा सर, 7200 रहेगा, माइनस करेंगे तो 40,800 रहेगा। और यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा सर आपका एग्जम्पशन क्या है, 300 रुपया पर मंथ है, पर चाइल्ड आपको दिया जाता है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउड किया जाता है। 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो 7200 जो आपका एग्जम्पशन लिमिट है, जो मैंने अलाउंसेस के चार्ट के अंदर आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है, उसके बाद फाइनल आंसर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब आपको ऐसे पूरा सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अंदर चीजों को तैयार कर रहा है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट को आपको अच्छे से बाय हार्ट करना और इसी तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लेन करना। अब मेरे को बताइए सर, ये था आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मैंने बताया था ये आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, कोई एग्जम्पशन लिमिट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 2000 रुपया आपका महीने का गिवन है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल होगा, और यही मैंने लिखा हुआ सर क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग न्यूज़पेपर अलाउंस की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर अलाउंस भी अगेन आपका क्या है, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। कितना गिवन है सर, 2400 है, माने 200 रुपया एक महीने का है, 12 दूनी 2400 हो जाएगा। एग्जम्पशन लिमिट आपको नील देखने को मिलता है, टोटल कितना हो जाएगा 2400, फुल्ली टैक्सेबल होगा, समझ में आया। अब इससे आगे अगर आप लोग यूनिफॉर्म अलाउंस की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर आपने क्या पढ़ा था सर, अगर आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है और आपने जो स्पेंड किया है, दोनों के अंदर जो भी कम होगा, लोअर ऑफ होगा, उसको हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 10,000 रुपया मिला था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना, आपको कितना मिला था, 10,000 मिला था, आपने 6800 रुपया स्पेंड किया था, ठीक है। इन दोनों के अंदर लोअर ऑफ कौन सा है सर, आपका 6800 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली टैक्सेबल कर। ध्यान दीजिएगा, लोअर ऑफ यहाँ पे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है, आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे अगर आप लोग बात 10,000 में से कितना माइनस करेंगे, 6800 माइनस करेंगे। 10,000 में से अगर आप लोग 6800 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3200। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंड एक्चुअली स्पेंड फॉर ए ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आई थिंक यहां पर आना क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सर जितना आपने स्पेंड किया है ना और जो आपको रिसीव हुआ उनके अंदर लोअर होना चाहिए। तो अगर आप लोग टेक्निकली देखें तो 6800 रुपया उसने खर्च किया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, 6800 रुपया खर्च करने के बाद जो आपका बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने जितना पैसा बचाया वो आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप अगर ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करते हैं ऑफिशियल ड्यूटी के लिए तो 10,000 रुपया आपको बेसिकली यहाँ पे दिया गया, उसने खर्च कितना किया, 8,000 खर्च किया। तो यहाँ पे उसने बेसिकली पैसा कितना बचाया, उसने बेसिकली 2,000 रुपया बचाया, तो 2,000 आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, प्लीज एक बार थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर हमने पॉइंट पढ़ा था सर, आपको लोअर ऑफ लेके चलना है। लोअर ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग टेक्निकली ऐसे सोचें, जितना पैसा आपको मिला और जितना पैसा आपने स्पेंड किया अलाउंस के ऊपर, जितना पैसा आपने बचाया ना, बचा हुआ अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म के लिए 10,000 रुपया मिला, 6800 खर्च कर दिया, 3200 बचा लिया, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के केस में 10,000 रुपया मिला, आपने 8,000 रुपया स्पेंड किया, 2,000 बचाया, तो 2,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपने क्या सीखा, यहां पे आपने सीखा कि एग्जैक्टली अलाउंसेस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और अलाउंसेस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको मिल गया सर एग्जैक्टली कितना कितना अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अगर यहां पे मिल गई ना, तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल फॉर्मेट की तरफ चलेंगे और फाइनल फॉर्मेट के अंदर हम लोग बेसिकली कंप्यूटेशन करने वाले हैं आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। सबसे पहला पॉइंट सर बेसिक सैलरी है, यहाँ पे भी आप लोग मेंशन कीजिएगा, 10,000 रुपया एक महीने का था,
12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से डीए की बात करते हैं तो डियरेंस अलाउंस 20% है, 1,20,000 का 24,000 आ जाएगा, ये भी मैंने कैलकुलेट करके दिया है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते हैं, 500 रुपया गिवन था, 12 महीने के लिए निकालना था, 4 बच्चों के लिए गिवन था, 24,000 बनता है। अब ध्यान दीजिएगा 24,000 के अंदर से आपको एग्जम्पशन भी माइनस करना है, जो कितना बचा हुआ है 2400। ठीक है, अब सिस्टमैटिक वे में आपने लगा दिया ना, यहाँ पे देखिए ओपन ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसका मतलब ये अमाउंट आपको माइनस करना है। तो आपका टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना हो जाएगा, 21,600, जो हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट करना सीख लिया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 1,000 रुपया मिलता है, 4 बच्चों के लिए 12 महीने का है, 48,000 हो जाएगा। इसके अंदर से आपको एग्जम्पशन लिमिट माइनस करना है, 300 रुपया का एग्जम्पशन लिमिट है, 2 बच्चों के लिए 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 7200 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना हो जाएगा, 48 में से 7,200 माइनस करेंगे तो आपका 40,800 बचता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग सिटी कंपनसेटरी अलाउंस की बात करते हैं, 2,000 रुपया एक महीने का है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24,000 हो जाएगा। ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर आता है, तो इसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे अगर आप लोग बढ़ेंगे तो अगेन आपका न्यूज़पेपर अलाउंस है 200 रुपया एक महीने का, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2400 बन जाएगा। अगर आप लोग यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड की बात करते हैं 10,000, आपने अगर एग्जम्पशन की बात करते हैं कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया 6800, बच कितना गया सर, आपका बेसिकली 3200 बच गया, तो सर ये आपका 3200 है, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करते हैं, आपको कितना रिसीव हुआ 10,000, जो आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या रहेगा सर, जो आपने बेसिकली स्पेंड किया है, 8,000 स्पेंड किया है, कितना बच गया सर, 2,000 बच गया, तो सर ये अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप इन तमाम चीजों को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या मिलेगा सर, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पे अगर आप लोग प्लस करते हैं तो आपका ग्रोस सैलरी निकल आएगा 2,38,000। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया सर, आपका 2,38,000 आ गया। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे न्यू रेज़्यूमे के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको बेसिकली 75,000 का देखने को मिलता है। अगर आप लोग गोल्ड की बात करते हैं तो वहां पे 50,000 का देखने को मिलता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला पॉइंट एक बार छोड़ दीजिएगा, अभी आपको केवल इन दोनों पॉइंट को छोड़ देना। ठीक है, अभी आपको केवल क्या सीखना है कि केवल और केवल ग्रोस सैलरी तक कैसे पहुंचा जाता है। ठीक है, यानी कि अलाउंस वाला पॉइंट सीखा है, अभी सैलरी के काफी सारे कंपोनेंट रहेंगे, बाद में जाके आप लोग डिडक्शन अप्लाई करेंगे तो वहां पे जाके काफी सारी क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपने प्रैक्टिस करना सीखा कि सर एग्जैक्टली किस तरीके से अलाउंसेस को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन की जाती है और एग्जैक्टली किस तरीके से ग्रोस सैलरी तक पहुंचा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये जो आपका आज का क्लास नंबर 3 था, जो किससे जुड़ा हुआ था सर, आपके सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ था, जहां पर हमारा आज का टाइटल था, टॉपिक था अलाउंसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सेशन अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।